Students, in today's lecture, we are going to cover gases, aerosols and inhalers. First is gaseous state. In this case, जितने भी सारे gases होते हैं, their physical behavior is not dependent on the chemical nature of the molecule. तो इसी वजह से जो भी जितने भी सारे gases हैं वो identically behave करते हैं या फिर response show करते हैं to the change in pressure, temperature and volume. नाउ इसके बाद अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें गैसेस में तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है दैट आर फर्स्ट इज दे एक्सपैंड लिमिटलेसली. Second one is that the molecules in a gas are always in a state of vigorous and rapid motion. These travel in random path, collide with one another and with the walls of the container, and thus they exert a pressure on their container walls. Next is they can be compressed by applying pressure. Then they can be liquefied by cooling and applying pressure. And they have low densities under ordinary conditions of temperature and pressure. These are the various properties of the gases. Now, if we further discuss about the ideal gas law, in this first is there an ideal situation where no intermolecular interaction exists and collisions are perfectly elastic and thus no energy is exchanged upon collision. तो एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कि क्या हो कि गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, बट आफ्टर कोलिजन दे आर नॉट इंटरैक्टिंग विद ईच अदर. तो उन गैसेस को जो कि इस सिचुएशन को फॉलो करते हैं उनको हम क्या कहेंगे? आइडियल गैसेस कहेंगे. और इस लॉ को हम क्या कहेंगे? आइडियल गैस लॉ. एंड फॉर दिस आइडियल गैस लॉ वी यूज अ पर्टिकुलर आइडियल गैस लॉ इक्वेशन दैट इज PV is equal to nRT. तो ये जो आइडियल गैस इक्वेशन की जो इक्वेशन है ये हम कहाँ से डिराइव करते हैं? डिफरेंट गैस लॉ से. और वो गैस लॉस कौन कौन से है? फर्स्ट इज द बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ क्या कहता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. मीन्स कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते जाओगे तो जो वॉल्यूम होगा उस गैस का दैट विल डिक्रीज. देन सेकेंड लॉ जो है दैट इज चार्ल्स लॉ. And Charles law says that at constant pressure value, the volume is directly proportional to the temperature. Means कि अगर आप किसी भी गैस को अगर टेम्परेचर जो आप प्रोवाइड कर रहे हो वो आप इंक्रीज कर रहे हो तो अकॉर्डिंगली उसका वॉल्यूम जो है वो भी जो है इंक्रीज होता जाएगा. Then third law is Avogadro's law. Avogadro's law क्या कहता है? At constant temperature and pressure जो वॉल्यूम है गैस का दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस. सो अगर हम इन तीनों गैस लॉस को कंबाइन करें तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी इट विल बी V is directly proportional to NT upon P. Then after removing this proportionality sign हम अगर इसको दोबारा से रीअरेंज करें इस इक्वेशन को हमारे पास अल्टीमेटली जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो हमारे पास आएगी एंड दैट इक्वेशन इज PV is equal to nRT. तो अब जो भी गैसेस इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं उनको हम क्या कहेंगे? आइडियल गैसेस. बट अगर हम जनरली बात करें गैसेस की तो जनरली जो गैसेस है वो इस बिहेवियर को शो नहीं करते. उनका थोड़ा बहुत जो है वो डिविएशन होता है इस लॉ से और उन गैसेस को जो डिविएट करते हैं फ्रॉम दिस आइडियल गैस इक्वेशन से और आइडियल गैस लॉ से दीज आर नोन एज द रियल गैसेस और नॉन आइडियल गैसेस. नेक्स्ट टॉपिक इन गैसेस इज डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर. So, जैसे कि मैंने आपको कहा कि गैस दैट obeys the gas law or the gas equation at all condition of pressure and temperature are known as ideal gases. But basically जो सारी गैसेस है वो क्या करते हैं? एक डिविएशन शो करते हैं फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर. तो वो जो बिहेवियर है हम किसके बेसिस पे फाइंड आउट कर सकते हैं? कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? It is determined
determined by means of compressibility factor which is denoted by Z. या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि compressibility factor is a correction factor which describes deviation of a real gas from ideal gas behavior. तो सबसे पहले अगर हम एक आइडियल कैरेक्टर की बात करें गैस की कि कब वो एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा, और अगर हम इस चीज को ले ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो ये देखा गया कि एट लो प्रेशर एंड एट हाई टेम्परेचर जो गैसेस है दैट शोज बिहेवियर लाइक एन आइडियल गैस, क्योंकि अगर प्रेशर कम होगा तो जो गैसेस है उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, सो दैट इज द नीड फॉर अ आइडियल गैस। और अगेन अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, तो जो अगेन मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होगा। सो दीज आर द पॉइंट्स कि लो प्रेशर एंड एट हाई टेम्परेचर द गैसेस बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। बट अगेन अगर हमने डिविएशन देखना है कि कोई गैस शो कर रही है तो हम इसके बेसिस पे फाइंड आउट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो यहाँ पे इसका एक ग्राफ यहाँ मेंशन्ड है, तो इस ग्राफ में हम यहाँ देख सकते हैं हियर ऑन x-axis there is value of pressure and on y-axis there is the value of this compressibility factor जिसको हम Z से डिनोट करते हैं, and this compressibility factor is equal to PV upon RT। ठीक है, तो अब सबसे पहले अगर हम इसमें आइडियल गैस की बात करें तो आइडियल गैस के केस में अगर आप प्रेशर को वेरी करोगे और अलग अलग प्रेशर पे ये वैल्यू निकालोगे PV अपॉन RT की वैल्यू, यू विल सी कि ये जो वैल्यू होगी इसकी 1 ही निकलेगी वैल्यू। तो आपके पास एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो है यहाँ लाइन आएगी मिलेगी, तो दिस हॉरिजॉन्टल लाइन शोज दैट द गैस इज एन आइडियल गैस। बट अगर आपके पास कोई ऐसी गैस है कि जिसमें डेविएशन आप देख रहे हो कि जिसमें कि ये जो PV अपॉन RT की वैल्यू जो है वो डिविएट कर रही है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 1, देन इट शोज कि वो क्या है वहाँ दैट इज अ रियल गैस। अब जैसे यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिए है दैट इज ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम हाइड्रोजन के केस में देखें तो यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे प्रेशर आप इंक्रीज करते जा रहे हो तो यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वैल्यू जो है वो भी उसके अकॉर्डिंगली इंक्रीज हो रहा है, मीन्स कि ये डिविएशन शो कर रहा है फ्रॉम दिस हॉरिजॉन्टल लाइन। तो दैट शोज द कि जो हाइड्रोजन है इट इज द रियल गैस। अगेन इन केस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के केस में जो बिहेवियर देखा गया इट वॉज कि अगर आप प्रेशर को इनिशियली जो है इंक्रीज करते हो, जो नॉर्मल यहाँ पे प्रेशर है दैट इज 10 एटमॉस्फेयर, अगर 10 एटमॉस्फेयर से आप इंक्रीज कर रहे हो प्रेशर की वैल्यू को तो इनिशियली क्या होगा, इस नाइट्रोजन के केस में जो कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू है वो कम होगी, देन आफ्टर दैट फर्दर इंक्रीजिंग द एटमॉस्फेयर दिस प्रेशर it goes on increasing. So again it shows a deviation from the ideal behavior, and similar is with this carbon dioxide. So using this graph, using these plots we can find out कि जो गैस है वो आइडियल जो है गैस लॉ इक्वेशन को फॉलो करता है या फिर उससे कोई डिविएशन शो कर रहा है। नाउ सेकेंड थिंग इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के केस में यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया है दैट इज ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पे अगेन जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे प्रेशर की वैल्यूज है और जो वाई एक्सिस है देयर इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, एंड दिस शोज ये जो आपके पास अलग अलग कर्व्स यहाँ पे आए हैं दैट इज ऑन डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर। लाइक जब देखा गया कि अगर आप जो नाइट्रोजन गैस है एट टेम्परेचर ऑफ 200 केल्विन अगर आप प्रेशर को कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जा रहे हो तो आपके पास जो है इस तरह का कर्व आएगा। पहले ये वैल्यू जो है वो मिनिमम की तरफ जाएगी, यहाँ पे डेप्थ आएगी, देन आफ्टर दैट इट गोज ऑन इंक्रीजिंग, देन एट द टेम्परेचर 500 केल्विन वहाँ पे आपके पास जो ग्राफ आएगा थोड़ा डिफरेंट है, इसमें जो मिनिमम है एट दिस इज लो एज कंपेयर टू दिस कर्व, एंड आफ्टर दैट अगेन ये क्या होगा z की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। एंड इन केस ऑफ 1000 केल्विन, तो 1000 केल्विन के केस में आप देख रहे हैं कि जो इस पैटर्न है इस ग्राफ का दैट इज लाइक दिस, मीन्स कि अगर अब हम कंपेयर करें टेम्परेचर को दैट इज 200 केल्विन, 500 केल्विन,
1000 केल्विन, तो हम ये देखेंगे एट 1000 केल्विन जो नाइट्रोजन गैस है, जब आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, बट इट इज समवट डिविएटेड फ्रॉम दिस आइडियल कर्व। लेकिन अगर इस कर्व को हम कंपेयर करें इन दोनों कर्व से, तो ये देखेंगे कि इट इज नियर अबाउट द आइडियल कैरेक्टर। तो दिस शोज कि एट हाई टेम्परेचर तो क्या होता है कि जो गैसेस है वो थोड़ा बहुत जो है बिहेव शो करती है लाइक एन आइडियल gas. So using these plots you can see how a gas shows a different behavior from an ideal character. Next topic is the aerosols. Aerosol is a pressurized dosage form containing one or more therapeutic active ingredient which upon actuation emit a fine dispersion of liquid or solid material in a gaseous medium. तो aerosols क्या होते हैं? वो एक delivery systems होते हैं जिनमें कि क्या होगा कि जो आपका थेरेपेटिक एक्टिव इंग्रेडिएंट है दैट इज द ड्रग, वो हम एक कंटेनर में फिल करते हैं अलोंग विद द गैसेस, और गैसेस जो है वो अंडर हाई प्रेशर होते हैं। और आफ्टर दैट व्हेन यू एक्चुएट दैट कंटेनर, जब आप वाल्व को प्रेस करोगे तो वो डोज जो है वो ड्रग जो है इट विल एक्सपेल आउट इन द फॉर्म ऑफ फाइन डिस्पर्शन। ठीक है, तो इस टाइप की फॉर्मुलेशन को हम क्या कहते हैं? एरोसोल्स। जिसका कि जो जनरल एग्जांपल है दैट इज ऑफ लाइक जैसे डिओड्रेंट्स वगैरह है, या फिर कई पेन रिलीफ प्रिपरेशंस है जो कि हम स्प्रे फॉर्म में फॉर्मुलेट करते हैं, तो दैट आर द एरोसोल्स। And now in this aerosols the gases are used directly in the dosage form. तो मेन जो रोल होता है एरोसोल्स में वो किनका होता है? गैसेस जो भी स्टेट है उसका मेन पार्ट है इसमें एरोसोल्स में। अब प्रिंसिपल हम क्या अप्लाई करते हैं या कॉन्सेप्ट क्या है एरोसोल प्रिपेयर करने के पीछे, किस पे बेस्ड है ये, तो वो क्या प्रिंसिपल है इसका? अगर हम इसमें अगर एक जनरल हम गैसेस स्टेट की बात करेंगे, सपोज आपके पास क्या है, कोई भी लाइक गैस है, ठीक है, आप उस पर क्या करोगे? प्रेशर अप्लाई करोगे। तो जब आप उस पर हाई प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो गैसेस स्टेट जो है वो किस में कन्वर्ट होगी? लिक्विड स्टेट में। वो जो गैसेस है दैट विल स्टार्ट टू लिक्विफाई, जिससे फर्दर लिक्विफिकेशन होगी गैसेस की। नाउ अगर आप प्रेशर को रिड्यूस करते हो, तो प्रेशर को रिड्यूस करने से क्या होगा? जो मॉलिक्यूल्स होंगे दे विल एक्सपैंड, और एक्सपैंड होने के बाद अगेन इट विल कन्वर्ट बैक इनटू द गैसियस स्टेट। तो यही चीज जो है, यही प्रिंसिपल जो है दैट इज एप्लीकेबल फॉर द एरोसोल्स। In pharmaceutical aerosol, a drug is dissolved or suspended in a propellant. तो जो भी pharmaceutical aerosols है उसमें क्या होता है कि जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो दैट इज सस्पेंडेड इन द propellant। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है इट इज द मिक्सचर ऑफ दिस concentrate and liquid propellant। concentrate जो है that is the active ingredient, या आप कह सकते हैं जो भी प्रोडक्ट है it is in contact with liquid propellant, means कि जब आप गैस को फिल करोगे इस कंटेनर के अंदर अंडर हाई प्रेशर, तो वो गैस क्या होगी? वो लिक्विफाई हो जाएगी एंड इट विल रिमेन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड इन दिस पोर्शन। तो यहाँ पे ड्रग और प्रोपेलेंट जो है वो साथ में प्रेजेंट है। देन some of the propellant exists as a gas under pressure above the product. This gas pushes down on the liquid, forcing it up through the dip tube and out the valve when it is opened. The liquid is a mixture of product and liquefied gas. तो अब ये जो पार्ट है इसका, ये इस पार्ट में तो आपका ड्रग और जो लिक्विफाइड गैसेस है जिसको हम लिक्विड प्रोपेलेंट कहते हैं वो प्रेजेंट है, एंड दिस पार्ट ऑफ कंटेनर contains the gaseous propellant, means कि यहाँ पे भी जो गैस है वो प्रेजेंट होगा इन द फॉर्म, ये प्रोपेलेंट प्रेजेंट होगा बट इन द फॉर्म ऑफ गैस। ठीक है, मीन्स यहाँ पे उसके वेपर्स प्रेजेंट होंगे, और यहाँ पे जो ये वेपर्स है उनकी कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत ही ज्यादा होगी, ताकि वो क्या करेंगे? इस कॉन्सेंट्रेट एंड लिक्विड प्रोपेलेंट पे एक प्रेशर एक्सर्ट करते रहे। देन आफ्टर, अब इस एरोसोल में से जो ड्रग है वो कैसे डिस्पेंस आउट होती है, तो उसका क्या मैकेनिज्म है? ये जो एरोसोल है यहाँ पे एक एक्चुएटर प्रेजेंट होता है, और इस एक्चुएटर को जब प्रेस करते हैं
तो उससे क्या होगा कि जो यहाँ पे ये वेपर्स प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, इट विल एक्सर्ट अ प्रेशर ओवर द कंसंट्रेट एंड द लिक्विड प्रोपेलेंट। तो जब भी इस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो कुछ पार्ट कंसंट्रेट और लिक्विड का कहाँ की तरफ मूव करेगा, थ्रू दिस डिप ट्यूब। तो जब भी इस डिप ट्यूब की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे आके क्या होगा कि यहाँ पे एक ओरिफाइस होता है। व्हेन दे कम आउट थ्रू दिस ओरिफाइस, तो दोबारा से ये जो आपका लिक्विड प्रोपेलेंट है, जो यहाँ पे गैस पहले लिक्विफाइड फॉर्म में प्रेजेंट था, अब यहाँ बाहर आके क्या हो रहा है, इसका प्रेशर चेंज हो रहा है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आ रहा है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम है एज कंपेयर टू द प्रेशर दैट इज प्रेजेंट इन दिस कंटेनर। तो जैसे ही ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंटैक्ट में आएगा तो ये मॉलिक्यूल जो है वो दोबारा से एक्सपैंड होंगे, और जो ये प्रोपेलेंट पहले यहाँ पे लिक्विफाइड फॉर्म में था अब वो दोबारा किस में कन्वर्ट होगा, गैसियस स्टेट में। तो इस तरह से along with this gas जो प्रोडक्ट है it will come out and dispense out in the form of fine dispersion। तो ये यहाँ से spray out हो जाएगा। So this is the mechanism or you can say working of this aerosol system in delivering of a medication। Next topic is the inhaler. An inhaler is a medical device used for delivering medication directly to lungs, and it is mainly used in the treatment of asthma and chronic obstructive pulmonary disease। Inhalers क्या होते हैं, वो medical devices होते हैं जिससे कि क्या होगा कि अगर आपने कोई ड्रग डायरेक्टली प्रोवाइड करनी है लंग्स में, तो बाय मीन्स ऑफ दीज inhalers you can provide that drug। और हम जनरली इसको किसमें यूज करते हैं कि कोई भी से पल्मोनरी डिजीज हुई लाइक अस्थमा या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, उन केसेस में हम इनहेलर्स जो है वो यूज करते हैं। क्योंकि इन अगर आप लाइक कैप्सूल लेते हो, टैबलेट लेते हो या फिर लिक्विड लेते हो, तो वो अगर आप किसी ऐसे पेशेंट को देते हो जो जिसमें जो पल्मोनरी डिजीज हो, तो फर्स्ट उस ड्रग का क्या होगा, वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा, देन आफ्टर इट विल शो इट्स इफेक्ट। तो अगर आपको immediate इफेक्ट चाहिए, डायरेक्ट इफेक्ट चाहिए, सो इन दैट केस यू ऑप्ट इनहेलर्स। नाउ अगर हमें इनहेलर्स को क्लासिफाई करें, इट इज क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, सरफेस टाइप इनहेलर एंड सोल्यूशन टाइप इनहेलर। सरफेस टाइप इनहेलर्स क्या होते हैं, ये वो इनहेलर्स होते हैं जिसमें कि क्या होता है कि जो आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो कि वोलाटाइल है नेचर में, उसको हम स्प्रेड करते हैं एक प्लेजेट पे। वो प्लेजेट जो है दैट कुड बी अदर कॉटन और या फिर सेलुलोसिक सब्सटेंस मटेरियल हो कुछ, तो उस पे हम उसको स्प्रेड करते हैं एंड फ्रॉम दैट फ्लेजेट इट इज इनहेल्ड। क्योंकि क्या होगा, वो जो वोलाटाइल मटेरियल है, एक्टिव जो सब्सटेंस है, इट विल स्टार्ट टू वेपराइज आउट। और ये जो वेपराइजेशन हो रही है इस सब्सटेंस की, इट डिपेंड्स ऑन की जो प्लेजेट है उसका कितना सरफेस एरिया है। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो उसका ज़्यादा फ्लो होगा, जो सब्सटेंस है थेरापेटिक एक्टिव इंग्रेडिएंट उसका ज़्यादा एयर फ्लो होगा, तो दैट मीन्स कि उतनी ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी, उतना ही ज़्यादा वो वेपराइज होगा। तो नेक्स्ट हाँ, और हम एक इस केस में लेते हैं कि अगर वोलेटाइल सब्सटेंस जो है दैट इज इन लिक्विड फॉर्म। नेक्स्ट जो है दैट इज द सोल्यूशन टाइप इनहेलर। सोल्यूशन टाइप इनहेलर क्या होता है कि इसमें हमारा जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है दैट इज ऑफ वोलाटाइल नेचर, उसको हम मिक्स करते हैं एक नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट के साथ। तो फ्रॉम दैट सोल्यूशन, फ्रॉम दैट मिक्सचर, जो वोलाटाइल पार्ट है, एक्टिव पार्ट है, दैट गेट्स इवेपोरेटेड। तो अब इसमें क्या है कि जो सोल्यूशन टाइप इनहेलर है हम किसमें ऑप्ट करते हैं, अगर जो वोलाटाइल सब्सटेंस है दैट इज ऑफ सॉलिड नेचर, तो आपको उसको सोल्यूशन में कन्वर्ट करना है। फॉर दैट यू विल यूज नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट। तो अब इसमें क्या है कि जब हम सोल्यूशन टाइप इनहेलर बनाते हैं, तो जो इसका प्रिंसिपल है, जो इसका कॉन्सेप्ट है, वो किसको फॉलो करता है, रोड्स लॉ को और हेनरीज लॉ को। हेनरीज लॉ और रोड्स लॉ क्या कहता है कि जो रेट ऑफ वेपराइजेशन है कि कितने वेपर्स फॉर्मेशन हो रही है, कितनी वेपर्स की फॉर्मेशन हो रही है, दैट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस। तो इसी बेसिस पे जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड है सोल्यूशन टाइप इनहेलर का। तो इसमें जो इवापोरेशन होती है, जो वेपराइजेशन होती है, दैट इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है।
नाउ इसके बाद अगर हम डिलीवरी सिस्टम की बात करें, जैसे मार्केट में कई टाइप के इनहेलर्स प्रेजेंट है, तो वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट जो टाइप ऑफ इनहेलर है दैट इज मीटर्ड डोज इनहेलर, या फिर आप उसको प्रेशराइज्ड मीटर डोज इनहेलर भी कह सकते हैं। तो ये जो इनहेलर्स होते हैं, ये जस्ट लाइक जैसे एरोसोल्स होते हैं, उसी तरह से ये भी डिलीवरी सिस्टम है। इसमें भी हम क्या करते हैं, वाल्व जो है उसको प्रेस करते हैं, थ्रू दैट जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डोज होगी इट विल एक्सपेल आउट और इट विल डिस्पेंस आउट फ्रॉम द कंटेनर। और ये जो कंटेनर है इसको हम यहाँ पे कैनिस्टर कहते हैं, जो कि एल्यूमिनियम का बना होता है। So that is the first kind of this inhaler. After that जो second है that is dry powder inhaler. ड्राई पाउडर इनहेलर्स में जो हम डिलीवरी सिस्टम यूज करते हैं दैट इज लाइक दिस टाइप। इसमें क्या होता है कि कई बार जो ड्रग है हम सॉलिड फॉर्म में ही लेते हैं, लाइक पाउडर्ड फॉर्म में लेते हैं। तो इसमें क्या है कि जो भी पाउडर्ड फॉर्म आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो एनकैप्सुलेटेड होता है कैप्सूल में। तो उस कैप्सूल को हम यहाँ पे फिल कर यहाँ पे रख देते हैं। देन आफ्टर दैट इसको हम क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद जो यहाँ पे कैप्सूल होगी उसमें पंचरिंग होगी, प्रिक होगा, तो जिससे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, मैश अटैच्ड है। तो फ्रॉम दिस साइड जो पेशेंट है वो इसको इनहेल करेगा बाय ब्रीदिंग इन। तो इस फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, जो भी मेडिकेशन है उसको हम ड्राई पाउडर फॉर्म में जो है इनहेल कर सकते हैं। सो दैट इज नोन एज द ड्राई पाउडर इनहेलर। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज द नेबुलाइजर। तो नेबुलाइजर जो है, हियर इज द पिक्चर ऑफ दिस नेबुलाइजर। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि जो भी आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट है आप उसको यहाँ फिल कर देते हो। और ये जो डिलीवरी सिस्टम है इट इज इलेक्ट्रिक बेस्ड या फिर बैटरी बेस्ड होता है। तो ये क्या करता है, ये जो सिस्टम है ये कंप्रेस्ड एयर को पास करता है थ्रू दिस ट्यूब। तो उससे क्या होगा कि जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जैसे अगर एक्टिव इंग्रेडिएंट लाइक लिक्विड फॉर्म में है तो वो हम इसमें फिल कर देते हैं। तो आफ्टर पासिंग द कंप्रेस्ड एयर गैस थ्रू दिस पाइप, तो वो क्या करेगा, जो यहाँ पे एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है उसको मिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो उससे क्या होगा, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो फाइनली डिस्पर्स्ड होगा और ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो दैट इज नोन एज द नेबुलाइजर। एंड फोर्थ वन जो एग्जांपल है या डिलीवरी सिस्टम है इनहेलर का, दैट इज द नेजल इनहेलर। जैसे नेजल कंजेशन वगैरह हो तो उस केस में जो हम यूज करते हैं इनहेलर्स, दीज आर ऑफ नेजल inhalers, and here is the picture of this inhaler. So that's all about the today's lecture. Thank you.